है, आज का टॉपिक होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करना था हम लोग को। ठीक है, हम लोग गांधीयन आंदोलन के अंदर एंटर कर चुके हैं। सारे आंदोलन लगभग पीछे समाप्त हो गए और पीछे हम लोग ने एक और बीच में एडिशन कर दिया था जो क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट फेज था, है ना, वो भी पढ़ लिया। तो अभी फिलहाल जो हम लोग मूव करेंगे सीधा गांधीयन फेज के ऊपर, और गांधीयन फेज के अंतर्गत तो इस होम रूल लीग को काउंट नहीं किया जाता है, बट फिर भी गांधी इस समय भारत में आ चुके हैं और उनके आने के बाद में जो भी आंदोलन है उन आंदोलनों को ज्यादातर उसी समय में देखा जाएगा जो गांधीयन फेज का पार्ट हो। ठीक है, गांधीयन फेज के अंतर्गत इनको पढ़ने का मतलब है 1915 के बाद में ही ये आंदोलन आया है, तो इस वजह से ये गांधीयन आंदोलन के अंतर्गत पढ़ते हैं लोग इसको। ठीक है, और होम रूल लीग मूवमेंट की जब बात हो रही है तो ये गांधीयन फेज से पहले का अंतिम आंदोलन भी कहलाएगा। इसके बाद में जितने भी आंदोलन है सब पे प्रभाव महात्मा गांधी का डायरेक्ट दिखता है ना। ये अंतिम आंदोलन है जिसपे डायरेक्टली प्रभाव महात्मा गांधी का दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा आंदोलन है। तो होम रूल लीग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज होम रूल लीग को खत्म करना है, चंपारण खत्म करना है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करना है, और हम लोग को खेड़ा मूवमेंट भी बचेगा समय तो उसको भी निपटाएंगे, है ना। और हो सकता है मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन वगैरह के बारे में तो बताया था, तो लखनऊ पैक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत उस पर चर्चा हो जाएगी। तो ऐसी कुछ बातें होंगी। इन सब बातों के बीच में गांधी का एक कैरेक्टर आएगा, गांधी के बारे में थोड़ा सा आपको समझने और पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे कि गांधी अपने आंदोलन किस तरीके से चलाते थे, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी भारत के अंदर जो दो सबसे पॉपुलर लीडर्स हैं उनके चित्र आपके सामने हैं। ठीक है, इस समय में जिनका नाम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक है। ये वो समय काल है जो गांधी के अराइवल से पहले ये सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर उभर के आए थे, क्योंकि इनकी विचारधारा जो थी वो विचारधारा ऐसी विचारधारा थी जिसने देश की सबसे बड़ी जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया था, है ना। एक तो विचारधारा उदारवादी हम लोग पढ़ ही रहे थे, और लेकिन उसका जो सॉल्यूशन लेने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, और उससे जनता अपने आप को बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं करती थी। जनता को लगता था कि एप्लीकेशन ही देना है अगर जाके तो क्लास का मॉनिटर ही देते, इसमें हम पूरा क्लास क्या करेंगे बैठे, है ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन देने का जो भी नीतियां होती थी उदारवादी कुछ नेता अपने हाथों में लेके कर लिया करते थे, तो जनता वहाँ कनेक्टेड नहीं थी। उग्रवादी जैसे ही ये पूरा का पूरा समुदाय शुरू हुआ, इन्होंने क्या करा, खुद एप्लीकेशन ना देके जनता को कलेक्ट किया, बोले सब चलो साथ, और सब साथ में चल के फिर एक आंदोलन क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये उग्रवादी आंदोलन का एक तरीका था जिसमें ये दोनों फेजेस बहुत पॉपुलर जनता के बीच में हो, है ना। तो एनी बेसेंट किस तरीके से पॉपुलर हुई भारत के अंदर वो आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। 1893 में भारत के अंदर अराइवल, है ना, आयरिश लेडी है, आयरलैंड की रहने वाली लेडी है, भारत के अंदर अराइवल 1893 में करती हैं। आती मौका मिल जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी को संभालने का पूरा नेतृत्व करने का इनके पास में कमांड आ जाता है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी को संभालते संभालते उससे इतना इंस्पायर हो जाती हैं कि आगे चल के हिंदू धर्म ही अडॉप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म भारत की कला एवं संस्कृति से इतना इंस्पायर्ड है कि भारतीय लोगों के ऊपर हो रहे हर एक अत्याचार को अपने ऊपर फील करती है ना। तो वो चाहती थी कि भारत के ऊपर हो रहे एक एक अत्याचार का जो बदला है वो किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों से लिया जाए, है ना। तो ये जो बदला है उसका एक तरीका है जिसके लिए उन्होंने भारत के अंदर एक इतने बड़े आंदोलन के बारे में सोचा। ठीक, अब एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के साथ में बहुत कांटेक्ट में थी इस वजह से, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने जो आंदोलन चलाए थे वो देश हित के आंदोलन थे, और उनकी सोच और बाल गंगाधर तिलक सोच दोनों आपस में मिलती भी थी। तो एनी बेसेंट ने इस समय में, बाल गंगाधर तिलक जेल से आए ही थे, कब आए जेल से, 1914 में, 8 से 14 तक जेल में रहे। 14 में जैसे ही जेल से आए वैसे इन्होंने संपर्क किया और बाल गंगाधर तिलक को एक बात समझाई, वो ये समझाई कि उग्रवादी नीति अगर और आप ओपन तौर पर दिखाना शुरू करोगे अंग्रेजों को तो अंग्रेज आप पे कार्रवाई करेंगे, फिर 6 साल के लिए जेल भेज देंगे, 7 साल के लिए, फिर हम अपने आंदोलन या फिर ऐसी नीतियां भारत के या राष्ट्र हित के फेवर में चलाएं कैसे, है ना। तो इन्होंने कुछ चीजें समझाई। इन्होंने कहा सबसे पहला कार्य ये करिए कि कांग्रेस के साथ समझौता करिए, क्योंकि कांग्रेस के ही लीडर्स हैं जो आपको बचा सकते हैं आगे की कार्यवाही से, और अंग्रेज आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन भी नहीं लेंगे अगर आप इतने बड़े एसोसिएशन से जुड़े हुए होंगे, है। तो इनको ये बात समझ में आ गई। जैसी समझ में आई तो उन्होंने क्या करा, 1916 का वेट भी नहीं किया, 1915 के अंदर ही अपने समझौते का प्रस्ताव रख दिया था कि हम कांग्रेस के नेताओं के साथ में जो उदारवादी दल है उसके साथ में उग्रवादी एक संगठन बनाना चाहता है, और ये संगठन बनके तैयार हो गए, है ना। तो ये जैसे ही संगठन बनके तैयार हुआ, इन दोनों की एक प्लानिंग थी कि हम लोग भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाएंगे जो पूरे देश में चलेगा। स्वदेशी आंदोलन शायद उस समय में विफल
कह सकते हो उसको विफल जरूर हो गया था, लेकिन उसके बाद में भी कई सारी ऐसी छाप छोड़ गया था जिसने भारत में काफी ज्यादा परिवर्तन करने में अपनी भूमिका निभाई। उसी के थ्रू एक अगला आंदोलन इन लोगों ने प्लान तैयार किया, सारी चीजें तैयार की। तो परमिशन लेनी थी कांग्रेस से, कांग्रेस परमिशन देगी तभी आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब तिलक भी कांग्रेस के एक पार्ट बन चुके हैं और एनी बेसेंट तो कांग्रेस का पार्ट ऑलरेडी है। तो जब तक ये परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे कांग्रेस वाले, तब तक इतने बड़े आंदोलन को कैसे चलाया जाए। तो इस बड़े आंदोलन को चलाने के लिए एनी बेसेंट पहुंची कांग्रेस के पास में, और कांग्रेस से उन्होंने परमिशन ली कि हम भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसको होम रूल कहेंगे वो चलाना चाह रहे हैं, और उसके अंदर कुछ वॉलंटियर्स को ऐड करेंगे, जनता को ऐड करेंगे। जनता से वो अपना प्रोटेस्ट दिखाएगी कि अंग्रेजों की नीतियों से हम नाराज हैं। ऐसा कोई हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाया जाएगा जो पिछले आंदोलनों के दौरान देखा गया। तो इन्होंने बोला ये आंदोलन की परमिशन हम आपको तभी दे सकते हैं जब कांग्रेस इस चीज में विफल हो जाए जो कार्य आप करने को कह रहे हो। मतलब आप यही तो कह रहे हो कि मैसेज कन्वे करना है, मैसेज कन्वे हम करवा देते हैं, कांग्रेस के लीडर्स करवा देंगे, मैसेज कन्वे करने की अगर बात है। तो एनी बेसेंट ने बोला नहीं, एक राष्ट्रवादी आंदोलन है, उसको लेके हम पूरे देश को होम रूल लीग से अटैच करना चाहते हैं। ये बात ये कांग्रेस को समझा नहीं पाई, तो कांग्रेस ने इनको क्या करा, होल्ड पे डाल दिया। कांग्रेस ने बोला कि हम अभी आपको परमिशन नहीं दे सकते, आप पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन चलाओ, ठीक है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक आपको पता है स्वतंत्र नेता है, किसी भी दल में हो कैसे भी हो, उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने वेट भी नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस की परमिशन का वेट भी नहीं किया। उन्होंने बोला कि मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं अपना आंदोलन चलाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने आंदोलन को शुरू कर दिया। दोनों में एक डील हुई थी, एक आंदोलन उत्तर भारत से चलाएगा, एक आंदोलन दक्षिण भारत से चलाएगा। उत्तर भारत से आंदोलन चलाने के लिए एनी बेसेंट को चुना गया था, और दक्षिण भारत से आंदोलन चलाने के लिए इसको बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था। उत्तर भारत के आंदोलन को चलाने के लिए एनी बेसेंट के हाथों में जब कमांड आई, तो इन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन को भारत के कुछ ऐसे हिस्सों में चलाया जो ज्यादा एक्टिव रहते थे पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे बंगाल में तो नहीं कर सकते थे कोई छेड़छाड़, क्योंकि बंगाल अब वो एरिया ही नहीं बचा था जहां से आंदोलन चलाया जा सके। राजधानी परिवर्तित हो गई, सब बदल चुका। तो दिल्ली से चलाने का मतलब अंग्रेज तुरंत दबा देंगे। आसपास के एरिया को ढूंढा गया, अच्छा राज्य इस समय कौन है जो आंदोलन में ज्यादा सक्रिय रहता, तो मिला महाराष्ट्र। क्या मिला? महाराष्ट्र। बोले महाराष्ट्र सबसे अच्छा इलाका है जहां से हम आंदोलन को चला सकते हैं, तो महाराष्ट्र को चुन लिया जाए। तो इन्होंने बोला ठीक है महाराष्ट्र को चुन लिया जाएगा, और महाराष्ट्र से इन्होंने आंदोलन को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ये आंदोलन को स्टार्ट करने का एक तरीका था जो यहाँ पे इन्होंने चुना था। अब देखिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के ये जो होम रूल लीग है सेम है, आंदोलन क्या है, एक ही है, सेम है, लेकिन इन दोनों ने आपस में कभी विलय नहीं किया। बोले होम रूल लीग दोनों लीडर अलग अलग चलाएंगे पूरे देश में, जिससे किसी भी तरीके को कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब हो सकता है एनी बेसेंट के फेवर के कुछ नेता हैं जो सिर्फ एनी बेसेंट के आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तिलक से शायद वो नाराज है, वो तिलक के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर होम रूल लीग का विलय हो गया होता तो शायद आंदोलन में इतने प्रभावकारी नेता आपको देखने को नहीं मिलते। जैसे आगे चल के इसके अंदर सभी नेता आप देखोगे, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके पार्ट बने, जवाहरलाल नेहरू भी इसके पार्ट बने, मोतीलाल नेहरू भी इसके पार्ट बने, और कई सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ से उभरे थे जिन्होंने होम रूल लीग के अंदर आके अपनी स्पीचेस, है ना। होम रूल लीग जो शुरू हुई है उसके पीछे के वास्तविक कारणों की अगर समीक्षा की जाए तो कारणों के अंदर कुछ चीजें हमें पता चलती हैं, जिसका पहला कारण ये समझ आता है कि 1909 का जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था वो विफल हो गया था। ठीक है, ये हमने बताया भी था। सेपरेट इलेक्टोरेट एक तो देखिए आपने देश बांट दिया, है ना। उसके बाद में जो भी काउंसिल्स या परिषद में भारतीय वो सदस्यताएं विधि थी वो भी अभी अधूरी थी, है ना। तो इसकी वजह से 1909 का एक्ट विफल था, तो भारतीय कुछ और सुधार चाहते थे, और वो सुधार कैसे मिल सकता है, एक बड़े आंदोलन को चला के मिल सकता है। दूसरा बड़ा कारण क्या है, एनी बेसेंट ने पॉलिटिक्स में अपनी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब वो भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी। अब ये एक बात ये थी कि एक लेडी लीड कर रही है आंदोलन के अंदर, एक महिला लीड कर रही है, और जब महिला लीड कर रही है तो अंग्रेज उसके ऊपर लाठी चार्ज नहीं करेंगे। अंग्रेज क्या करेंगे, उसकी सेना के ऊपर किसी तरीके का लाठी चार्ज नहीं करेंगे। तो एक बेनिफिट मिलता है यहाँ पे विमेन होने का, जिसकी वजह से अंग्रेज इस आंदोलन को आसानी से नहीं दबा पाते, है ना। दूसरी चीज, तीसरी चीज बाल गंगाधर तिलक का जेल से वापस आना, है ना। बाल गंगाधर तिलक जो अधूरा एक आंदोलन छोड़ के गए थे, स्वदेशी आंदोलन, उस आंदोलन को भी तो पूरा करना था। उसका नाम भले स्वदेशी ना हो लेकिन होम रूल लीग तो हो सकता है ना। तो जिसको हम लोग अब होम रूल लीग के फॉर्म में चलाएंगे, तो इन्होंने बोला ठीक है होम रूल लीग के फॉर्म में अब ये आंदोलन चलेगा। तो ये कुछ कारण है। और इसी समय में एनी बेसेंट ने एक बात बोली थी कि इंग्लैंड की जो मजबूरी है वो भारत के लिए मौका साबित हो सकती है।
इंग्लैंड की मजबूरी क्या है इस समय? वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है 14 से लेकर 18 तक का समय। वर्ल्ड वॉर के समय में इंग्लैंड मजबूर है, उसको काफी रिसोर्सेज की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, और ये सब वो भारत से लेना चाहता है। तो भारत इस समय क्या करे? उस चीज का फायदा उठाए, और वो फायदा उठाने के लिए उन्होंने क्या करा? एक आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एनी बेसेंट के डायलॉग है कि इनकी मजबूरी का फायदा उठा के हम इसको अवसर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये एनी बेसेंट ने इस सोच के साथ में, विचारधारा के साथ में आंदोलन को शुरू कर दिया। अब ये आंदोलन के पीछे के कई सारे कारण तो हैं, लेकिन इसके बाद में ये आंदोलन चलाने के तरीकों के ऊपर चर्चा करनी है, और ये आंदोलन की सफलता और असफलता या विधियों के ऊपर भी चर्चा करनी है कि आंदोलन ये कैसा था, किस प्रकार का था, और किस तरीके से ये आंदोलन चल रहा था। तो देखिए, इस आंदोलन को मैंने जैसा बोला 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग है नॉर्थ इंडिया और एक वर्ग है साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो अप टू महाराष्ट्र हम लोग बात करेंगे, हालांकि वो पार्ट तो आपका सेंट्रल इंडिया का है, लेकिन अप टू महाराष्ट्र उसको नॉर्थ इंडिया में ही काउंट किया जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया में इस आंदोलन को चलाने के लिए एनी बेसेंट को चुना गया। एनी बेसेंट ने नॉर्थ इंडिया मतलब महाराष्ट्र के इलाके से इस आंदोलन को शुरू तो किया, लेकिन साथ साथ में ऐसे उन्होंने 200 ब्रांचेस पूरे भारत में खोल डाली। कितनी? 200 ब्रांचेस पूरे भारत में होम रूल लीग की खोल डाली, जिससे बहुत सारे वॉलंटियर्स को उसका पार्ट बना लिया जाए। तिलक ने क्या करा? तिलक ने भी इस आंदोलन को शुरू किया, और तिलक आंदोलन पहले शुरू कर चुके थे। एनी बेसेंट थे, उनको तो कांग्रेस की परमिशन की जरूरत भी नहीं थी। तिलक ने जब ये आंदोलन शुरू करा तो उन्होंने पूरे भारत में मात्र अपनी 6 ही ब्रांचेस बनाई। कितनी? 6 ब्रांचेस पूरे भारत में, 6 ब्रांचेस, और उनका फोकस था साउथ इंडिया, इसलिए उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था मद्रास को। इसको बनाया था मद्रास को। तो मद्रास को हेडक्वार्टर उन्होंने अपना बनाया, और मद्रास से संचालन करते थे। मद्रास के साथ में उनके हाथों में बरार था। बरार कहाँ पड़ता है? कहाँ पे? महाराष्ट्र, बहमानी किंगडम वाला। हाँ, बरार जो आज के समय में हैदराबाद, तेलंगाना, इस सब का जो रीजन है, ये सब बरार का पार्ट पड़ता था इस समय। ठीक है, तो बरार टेरिटरी उसको बोला जाता है। बरार एक इम्पोर्टेंट रीजन था उनका। उसके बाद में हमने बोला कि ये जो मद्रास से थे, इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, और तीसरी चीज सेंट्रल प्रोविंसेस का इलाका भी इन्होंने अपने अंडर में रखा था। सेंट्रल प्रोविंसेस में इनके हाथों में महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र कह सकते हो, महाराष्ट्र का इलाका कुछ इन्होंने अपने हाथों में भी लिया था, लेकिन बॉम्बे छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था? बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे से संचालन कर रही थी कौन? एनी बेसेंट। इसलिए एनी बेसेंट ने अपना हेडक्वार्टर भी बॉम्बे ही बनाया हुआ था, वो बॉम्बे से संचालन कर रही। ठीक है, तो ये कुछ ही हेडक्वार्टर लेके तिलक ने अपनी लीग को लॉन्च कर दिया। मात्र 6 ब्रांचेस खोल के इन्होंने इस आंदोलन को इतना देश भर के अंदर फैला दिया कि 6 ब्रांचेस के साथ में उसी समय में एनी बेसेंट और इनकी लीग के अंदर दोनों में मिला के अप्रॉक्स 40,000 वॉलंटियर्स डायरेक्ट ऐड हो गया। ठीक है, कितने? 40,000 लोग वो थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, एजुकेटेड क्लास था, और ये वही एजुकेटेड क्लास है जो अपने आप को अभी तक आंदोलन से दूर रखता था, हमेशा दूर रखा करता था। अब वो एजुकेटेड क्लास आगे इनके आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगा। तो वो जो एजुकेटेड क्लास को इन्होंने खींचा, यही एजुकेटेड क्लास है जो आगे चल के गांधी के हर आंदोलन के अंदर आपको दिखाई देगा, है ना। तो होम रूल लीग के बारे में जो इंपॉर्टेंस है इसकी जब इन्होंने बताना शुरू करी, तो 40,000 वॉलंटियर्स इन दोनों की लीग में आके ऐड हो गए। इतनी तेजी से आंदोलन आगे बढ़ रहा था कि इसको जब अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत देखना शुरू किया कि होम रूल लीग की वजह से भारतीयों को यहाँ पे एक यूनाइट किया जा रहा है, जिससे अंग्रेजों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इन्होंने इस आंदोलन को दबाने के भी प्रयास किए होंगे कुछ ना कुछ, और दबाने के प्रयास में इन्होंने क्या करा? सबसे पहले एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके 1917 में जेल में डाल दिया गया, क्योंकि एनी बेसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन के उभर रही थी, और इनको रोकना मुश्किल था, क्योंकि ये एक लेडी वॉलंटियर है। समझ रहे हो आप इस बात को? क्योंकि लेडी वॉलंटियर के तौर पर इनके ऊपर कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते। तिलक को तो फिर से डराया जा सकता था जेल की धमकी देके, या फिर से इनको हिंसा की धमकी देके, तो तिलक को डराया जा सकता था, इनको नहीं डराया जा सकता था। तिलक भी इसके बाद में जैसे ही एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद में तिलक ने भी अपने आंदोलन को जो गति वो दे रहे थे, उस गति को देना थोड़ा धीमा कर दिया। और धीमे गति देने का एक कारण ये था कि मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि वैलेंटाइन शॉर ने इनके ऊपर एक मुकदमा, मतलब इनके लिए एक बात बोल दी थी, जिसको ये काफी ज्यादा अपने अहम पे ले गए थे कि ये अशांति के जनक है, और वो मुकदमा ही चल रहा है जिसके लिए इनको इंग्लैंड जाना पड़ा था, और ये इंग्लैंड जैसे जाते थे उसके दौरान आंदोलन सब एकदम निष्क्रिय हो जाया करता था। ठीक है, तो
इनकी अनुपस्थिति, जो मेन लीडर हैं दोनों, इन दोनों की एब्सेंस की वजह से क्या हुआ, ये आंदोलन धीरे धीरे डिग्रेड होता चला गया। इस आंदोलन से लोगों ने जुड़ना जरूर शुरू किया। कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिनके नाम सामने आए, जो आगे चल के पूरी आज़ादी के दौरान तक भारत से जुड़े रहे, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने भी आपको बताए थे। ये दो तो है ही हैं, इसके साथ में कई सारे लीडर जैसे मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे आके जुड़े, मोतीलाल नेहरू भी जुड़े इससे आके, और जवाहरलाल नेहरू इसके पार्ट बने रहे, भोलाभाई देसाई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट गांधी जी के सपोर्टर के तौर पर पूरे समय जाने जाते हैं, उनका नाम यहाँ पे पॉपुलर होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत लीडर्स थे जो इस समय में इस लीग के अंदर आते थे और अपने भाषण लोगों को दिया करते थे, ठीक है। तो इस लीग की इम्पोर्टेंस क्या है, इस लीग का अगर अस्तित्व की बात करें, इसने किस तरीके से कार्य किया था, जो भी कार्य इसने भारत के अंदर किया, उस कार्य ने भारत के अंदर एक देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर पैदा कर दी थी, और लोगों को अपना टारगेट समझ आ गया था कि हमारा टारगेट क्या है, होम रूल, है ना। होम रूल का मतलब अपने घर के अंदर खुद ही रूल करना, किसी भी एक्स्ट्रा बाहरी पावर को रूल ना करने देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, और ये अपने ऑब्जेक्टिव को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। स्वशासन एक ऑब्जेक्टिव था इन लोगों का, और स्वशासन के ऑब्जेक्टिव को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। ये आंदोलन रुक कैसे गया, किस वजह से रुक गया, एक तो लीडरलेस मूवमेंट हो गया, दोनों लीडर्स की एब्सेंस की वजह से। दूसरा, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इस मूवमेंट के विफल होने का कारण एक ये था कि इस मूवमेंट के लिए अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए भारत में कुछ सुधार अधिनियम देना शुरू कर दिए। जैसे इस समय में आप देखोगे अगस्त घोषणा 1917 के अंदर अगस्त घोषणा आ गई थी। अगस्त घोषणा ने आगे भारत में बोल दिया कि हम सारी पावर्स भारतीयों को हस्तांतरित देंगे, सारी पावर मतलब ट्रांसफर कर देंगे हर एक पावर्स को, लेकिन अभी हमें समय दीजिए, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर के बाद में हम आपको पावर ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हाँ एक शर्त ये है कि अंग्रेजों के अंतर्गत ही पावर आपको ट्रांसफर की जाएगी, मतलब अंग्रेज रहेंगे, अंग्रेजों के साथ साथ में आपको पावर ट्रांसफर की जाएगी। जैसे मैंने डोमिनियन स्टेटस वाला एक एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है। तो कई सारे भारतीय अब डिवाइड हो गए इस मत के ऊपर, उन्हें लगा यार अंग्रेज इतने सारे प्रॉफिट दे तो रहे, अभी हमने जो डिमांड करी कुछ नहीं तो 100% नहीं, उसका 70-80% हिस्सा तो हमें मिल ही रहा है, तो क्यों इस आंदोलन के अंदर अपनी जान खपाना। तो क्या करा, कई सारे भारतीय इस वजह से सेपरेट हो गए, और उनको लगा कि आंदोलन के अंदर अब कोई दम बचा नहीं है, लीडर बचे नहीं, और अंग्रेज सब कुछ प्रोवाइड करने को तैयार है ना। तो इस वजह से यह आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होता चला गया। इस आंदोलन की तीसरा जो विफल होने का कारण था वो ये था महात्मा गांधी का अराइवल। महात्मा गांधी इसके पार्ट नहीं थे, महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, लेकिन महात्मा गांधी ने चंपारण जैसा आंदोलन इस समय चला दिया था, और चंपारण जैसा आंदोलन एक बहुत सफल आंदोलन था, जिसके अंदर होम रूल लीग के नेता नहीं दिखाई दिए थे। उसके बाद में भी गांधी जी ने अकेले उस आंदोलन को सफल कर दिया था। अभी आप उस आंदोलन के बारे में भी देखोगे तो लोग सारे के सारे, सबका ध्यान किधर चला गया, गांधी जी की तरफ। उनको लगा कि गांधी जी जब भारत के अंदर आए, उनके जो आंदोलन को चलाने का तरीका है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर लोगों की सेफ्टी भी है, लोगों के ऊपर हिंसा भी नहीं हो रही, उन्हें जेल भी नहीं हो रही है, और गांधी जी अपना काम भी करा ले रहे हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका वो गांधी जी लेके आए, तो उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन इसकी वजह से सारे के सारे लोगों का ध्यान किधर चला गया, गांधी जी की तरफ। तो इस आंदोलन से लोगों का धीरे धीरे ध्यान जरूर हट गया, लेकिन इस आंदोलन की इम्पोर्टेंस यही है कि भारत के अंदर जो भारतीय लोग डिमांड बार बार करते थे कि हमें एक जो है सेल्फ रूल की जो डिमांड है वो, या स्वशासन हमें मिलना चाहिए। एटलीस्ट अंग्रेजों ने इस बात को मान तो लिया कि हाँ स्वशासन हम आपको दे देंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर, है ना, एटलीस्ट मान तो लिया, अभी तक तो मान भी नहीं रहे थे। और एक चीज उन्होंने यहाँ पे और बोली कि आज से जो लोग भी स्वराज की डिमांड करते हैं, अपने घर में सेल्फ रूल की डिमांड करते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही नहीं कहलाएंगे। ये लोग अपनी डिमांड जो कर रहे हैं हक की कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम इनको देशद्रोही नहीं करेंगे। अभी तक ऐसे लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे चलते थे, पीछे आपने देखा सेडिशन लॉ वगैरह जो हमने सब बताया था आपको, तो ऐसे लोगों में क्या चलते थे, अभी सेडिशियस लॉ के मुकदमे चला करते थे, इन सब के ऊपर से वो सारे मुकदमे खत्म कर दिए गए, है ना। तो अब देशद्रोह की डिमांड, देशद्रोह जो है वो किसी भी तरीके से स्वराज की डिमांड को नहीं कहा जाएगा। तो ये दो बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं इसके, एक स्वशासन को एक्सेप्ट कर लेना और लोगों के ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे ना लगाना, ये एक बड़ी कहीं ना कहीं अचीवमेंट था भारतीयों के लिए, जो होम रूल लीग के बाद में मिला। होम रूल लीग आपका जो पार्ट है वो बेसिकली प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, प्रीलिम्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं, मेंस में अभी तक इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी भारत के अंदर आंदोलनों की अगर क्रोनोलॉजी आ जाए तो आंदोलनों की क्रोनोलॉजी में आप इस बात को मेंशन कर सकते हो, होम रूल लीग भी एक आंदोलन था, है ना, तो उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लिखो इसको।
होम रूल लीग 1916। कारण लिख लेना पहले से। होम रूल लीग 1916 कारण लिख लेना पहले। अधिनियम 1909 अधिनियम कौन सा अधिनियम है? नाम नहीं लिखा रहा हूँ, पता है तुम लोगों को। 1909 अधिनियम की विफलता। 1909 अधिनियम की विफलता, पहला कारण इसका यही है कि 1909 का अधिनियम विफल हो गया था, ये लोग उससे खुश नहीं थे। ठीक है, दूसरा देखो 1907 कांग्रेस का विभाजन। 1907 कांग्रेस का विभाजन एवं आगे लिखना एवं 1908 से 14 एवं 1908 से 14 कांग्रेस का विभाजन एवं 1908 से 14 तिलक को जेल ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, तिलक की रिहाई 1914 में, तिलक की रिहाई। अगला कारण 1914 तिलक की रिहाई और एनी बेसेंट का आगमन। तिलक की रिहाई और एनी बेसेंट का आगमन। ठीक है, ये वाला डायलॉग लिख लेना एनी बेसेंट का, जो मैंने बताया था आपको। नीचे अगले पॉइंट में ये लिख लेना, इंग्लैंड की आवश्यकता भारत के लिए अवसर है। एनी बेसेंट का मानना था, या उनका ये डायलॉग है इसमें, इंग्लैंड की आवश्यकता भारत के लिए अवसर है। तिलक इस समय मांडले जेल में थे। मांडले जेल में उस समय 8 से 14 के समय में रहे। कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से जेल में तिलक उस समय में रहे। मांडले में रहे थे। कहाँ पड़ता है मांडले जेल? पॉपुलर है बर्मा में, म्यांमार। गुड। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना इसके बाद में 1916 लखनऊ समझौता। 1916 लखनऊ समझौता, कारण में ही आएगा ये भी। 1916 लखनऊ समझौता। अब लखनऊ समझौते में क्या हुआ था? दोनों पॉइंट आपको पता है, उदारवादी और अतिवादी दोनों में समझौता हुआ, और इधर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, जिसने लगभग सभी लोगों को भारत में यूनाइट कर दिया और सभी लोगों ने मिलकर एक आंदोलन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर एक पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद में कहाँ से कैसे कैसे शुरू हुई है, तो इसके बारे में भी जो मेन सेंटर उद्देश्य लिख लो पहले। इसके उद्देश्य क्या है, एम क्या है, टारगेट्स क्या है। टारगेट में पहला है स्वशासन। पहला है स्वशासन या सेल्फ रूल जिसको कहते हैं, स्वशासन या सेल्फ रूल जिसको बोलते हैं वो। दूसरा है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक शिक्षा, लोगों के बीच में पॉलिटिकल एजुकेशन को डेवलप करना। ठीक है। तीसरा सरकार के दमन के विरुद्ध। तीसरा सरकार के दमन के विरुद्ध बोलने का विश्वास लोगों में पैदा करना। बोलने का विश्वास लोगों में पैदा करना। चौथा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। उसके बाद गतिविधियां, किस तरीके से इन्होंने अपने आंदोलन चलाए, उन गतिविधियों की यहाँ पे बात की जा रही है। गतिविधियों में लिख लो यहाँ पे प्रदर्शन और आंदोलन, पॉइंट्स में ही लिखना, सब कुछ पॉइंट में लिखना। गतिविधियां लिखो हेडिंग, और गतिविधियों में प्रदर्शन और आंदोलन। प्रदर्शन और आंदोलन। दूसरा सार्वजनिक सभाएं। दूसरा सार्वजनिक सभाएं। प्रदर्शन और आंदोलन के बाद दूसरा सार्वजनिक सभाएं। तीसरा पॉइंट राजनीतिक
राजनीतिक हलचल पैदा करके, राजनीतिक हलचल पैदा करके, राजनीतिक हलचल पैदा करके, हाँ बेटा, राजनीतिक हलचल पैदा करके अंग्रेजों में डर पैदा करना, अंग्रेजों में डर पैदा करना, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आगे लिख लेना। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट को 1917 में गिरफ्तार कर लिया। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट को 1917 में गिरफ्तार कर लिया। और इसका असर ये हुआ कि देश के अंदर जितना भी दल था जो अभी तक होम रूल लीग से अलग करता था अपने आप को थोड़ा बहुत, जैसे उदारवादी नेता आंदोलनों से बचा करते थे, तो इसकी वजह से वो लोग भी नाराज हो गए अंग्रेजों से कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और वो सारे नेता भी अब इस आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, तो 1917 में बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद में ये सारे नेता भी इस आंदोलन में कूद पड़े। ठीक, अब इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हेडिंग डाल लो। महत्व क्या है इसका, इंपॉर्टेंस। होम रूल लीग पूरे वर्ष कार्य करती थी, इसको पहले पॉइंट में लिख लेना। होम रूल लीग पूरे वर्ष कार्य करती थी, और ये बात आपको पता है कि कांग्रेस से ये डिफर क्यों कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस साल में एक ही बार कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ष कार्य करती थी। शिक्षित भारतीयों को, शिक्षित, अगला पॉइंट, शिक्षित भारतीयों को आंदोलन से जोड़ने में सफल, शिक्षित भारतीयों को आंदोलन से जोड़ने में सफल। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देना, टोटल 40,000 वॉलंटियर शामिल हो गए थे इसमें। ठीक है, संख्या कितनी है, 40,000 वॉलंटियर्स या 40,000 सदस्य इसके पार्ट बनते थे, 40,000 सदस्य इसके पार्ट बनते थे। ठीक, अगला पॉइंट लिख लेना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी नेता इसमें शामिल हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी नेता इसमें शामिल हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता भी इसमें शामिल हुए। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो नाम, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और जो नाम बताए थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बाकी ये नाम लिखे हुए इसके ऊपर, ये भी नोट कर लेना। जोसेफ बैप्टिस्टा, जीएस खारपड़े और सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। एक चीज और, सुब्रमण्यम अय्यर आपको पता है इनको किसी उपाधि से भी नवाजा जाता था, कौन सी उपाधि दी गई थी? हाँ, एक उपाधि दी गई थी ना सुब्रमण्यम अय्यर को, कौन सी उपाधि दी गई थी? जो मैंने बोला था ऐसी एक उपाधि आगे चल के और एक व्यक्ति को मिली है देश में, नाइट की उपाधि, नाइट की उपाधि, वेरी गुड, नाइट की उपाधि इनको दी गई थी, और इसी आंदोलन के विरोध में इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन लेते हुए नाइट की उपाधि अपनी वापस कर दी। ठीक, नाइट की उपाधि अपनी वापस कर दी। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिख लेना, इस आंदोलन की वजह से या कारण, इस आंदोलन के कारण 1917 मॉन्टेग्यू का अगस्त घोषणा, इस आंदोलन के कारण 1917 मॉन्टेग्यू का अगस्त घोषणा। ठीक है, अब अगस्त घोषणा क्या है ये हम आपको आगे बता ही देंगे, किस तरीके से अगस्त घोषणा के अंदर क्या सुधार हुए थे, किन चीजों पे चर्चा की जा रही है। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि घरोली शासन की मांग को या स्वराज की मांग को अब देशद्रोही की जो भी है सीमा उसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट कह सकते हो। ठीक,
तो वो इसी के अंतर्गत आता है। विफलता और गिरावट की अगर बात करें तो इस आंदोलन में बहुत सारे वर्ग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। विफलता और गिरावट भी लिख लो, विफलता और गिरावट। हर आंदोलन देखिए सफल भी है और विफल भी है। आंदोलन की सफलता उसके कुछ ना कुछ पक्षों में जरूर दिखाई देती है, जैसे मैंने कई सारे पक्ष बता दिए कि जैसे स्वशासन प्राप्त करना, देशद्रोह जैसी गतिविधियां लोगों पे लगना, और ऐसे बहुत सारे सुधार भारतीयों में अब दिखाई देते हैं। ठीक, लेकिन विफल तो हुआ एक्चुअल में, आंदोलन दब गया नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से। इस वजह से विफलता भी लिखनी जरूरी है। तो इसमें लिख लो कई वर्ग आंदोलन में भागीदारी, कई वर्ग आंदोलन में भागीदारी नहीं लेते हैं, जैसे नहीं लेते हैं, जैसे 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 आंग्ल भारतीय, जैसे आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस की बात हो रही है, जैसे आंग्ल भारतीय, दक्षिण भारत के मुस्लिम, दक्षिण भारत के मुस्लिम, और उच्च वर्ग भी लिख लेना, ब्राह्मण ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना, उच्च वर्ग या उच्च समुदाय के लोग, उच्च वर्ग या उच्च समुदाय के, सॉरी उच्च समुदाय के नहीं, निचले समुदाय के लोग। ठीक है, गैर ब्राह्मण लिख लो उसको, ब्राह्मण नहीं गैर ब्राह्मण, निचले समुदाय। ठीक है, इसका कारण ये है मेजरली कि होम रूल लीग जो पूरे भारत में चल रहा था उसमें एक नेता है बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक की अभी जो छवि पिछले टाइम पे बनी थी आंदोलन चलाने के दौरान, वो छवि कैसी बनी थी कि ये क्या करते हैं, धार्मिक आंदोलन चलाते हैं। धार्मिक आंदोलन जैसे स्वदेशी चला, स्वदेशी में गणेश उत्सव ला देना है ना, और या फिर कुछ ऐसे त्योहारों को ला देना जो दूसरे पक्ष नहीं मनाते, तो एक उनका इमेज बना था कि आगे ये जो भी आंदोलन चलाते होंगे ऐसे ही चलाते होंगे। तो इस वजह से जो एक पक्ष है मुसलमानों का पक्ष या फिर एंग्लो इंडियंस इसलिए नहीं जुड़ा, उनको लगा कि इसका हमारा क्या लेना देना है ना, हमारे लिए तो अंग्रेज भी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो इसलिए नहीं जुड़ा। और गैर ब्राह्मण वर्ग इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि उनको लगा ये उच्च जाति के लोगों का एक आंदोलन है। मतलब क्या है, ब्राह्मण व्यक्ति, ठीक है, और उनको क्या लगा कि अगर इस आंदोलन से भारतीयों को सफलता मिलती है तो सारी की सारी पावर किसके हाथों में चली जाएगी, ब्राह्मणों के हाथों में चली जाएगी। इस वजह से इस आंदोलन का विरोध किया था गैर ब्राह्मण वर्ग ने। ठीक है, तो इस वजह से आंदोलन सबका सपोर्ट लेने में सफल नहीं हुआ, इस एक कारण है विफल होने का। दूसरा कारण विफल होने का, ठीक है, नरमपंथी सरकार के, नरमपंथी सरकार के सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट थे। नरमपंथी सरकार के सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट थे। ठीक है, संतुष्ट होने का मतलब अभी मॉन्टेग्यू का जो घोषणा पत्र आया अगस्त वाला, उनसे नरमपंथी अपने आप को सेटल कर लिए, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे। ठीक है, एनी बेसेंट का अगला पॉइंट लिख लो, एनी बेसेंट अंग्रेजों के सुधार अधिनियम, अंग्रेजों के सुधार अधिनियम एवं अंग्रेजों के सुधार अधिनियम एवं होम रूल लीग को आगे बढ़ाने, होम रूल लीग को आगे बढ़ाने दोनों में कंफ्यूज थे। ठीक है, कंफ्यूज थे, दोनों में कंफ्यूज हो गया। बोलोगे क्या बोलते हैं, कंफ्यूज लिख लो, बाद में लिख लो, दोनों में कंफ्यूज। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो, हाँ, विचलित, परेशान होता है, हाँ लिख सकते हो, असमंजस लिख सकते हो, हाँ वो एक स्थिति उनके साथ में थी, कंफ्यूजन बात, हाँ वही बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में अगला पॉइंट लिखो,
वर्ल्ड वॉर 1 या विश्व युद्ध प्रथम का प्रभाव, विश्व युद्ध प्रथम का प्रभाव एक अगला पॉइंट है इसके अंदर जो इसका एक पार्ट होता था। क्या? विश्व युद्ध प्रथम का प्रभाव। ठीक, और अगला पॉइंट लिख लेना महात्मा गांधी, लास्ट पॉइंट लिख लेना महात्मा गांधी का प्रभाव, महात्मा गांधी का प्रभाव। ठीक है, महात्मा गांधी का प्रभाव। अब लास्ट में बस लिख लो एक पॉइंट डाल के इंपॉर्टेंट सेंटर्स, इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्या कहते हैं इसके, या फिर कह सकते हैं इसको जो भी हेडक्वार्टर्स वगैरह जहाँ पे बनाए गए थे वो मुख्य स्थल क्या क्या है इसके। ठीक है, मुख्य स्थल लिख लीजिए यहाँ पे, मुख्य स्थल में नाम लिखिए मध्य प्रांत, मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस कहते हैं उसको, मध्य प्रांत, कॉमा महाराष्ट्र, कॉमा महाराष्ट्र, कॉमा बरार, 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 मद्रास, मद्रास, अगला सेंटर इसका है मद्रास। ठीक है, मद्रास एक इंपॉर्टेंट सेंटर है।